हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने ये जाना था कि बैंक का अर्थ क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं। और आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो कॉमर्शियल बैंक है उसके जो प्राथमिक कार्य हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कार्यों पर जाने से पहले देखते हैं कि भाई कॉमर्शियल बैंक होता क्या है। देखिए, प्रत्येक वह बैंक जो लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से कार्य करता है उस बैंक को हम जो कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। अब एक बैंक जो होता है उसको लाभ तभी होगा जब एक बैंक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उधार देगा, और एक बैंक जो उधार तभी दे पाएगा जब पहले एक बैंक के पास में पूंजी होगी। तो उसे पूंजी प्राप्त करने के लिए जो है लोगों से जमा स्वीकार करनी पड़ेगी, यानी लोगों से जो है राशि जमा के रूप में लेगा, और उसके बाद में वह बैंक जो है उस राशि को दूसरे लोगों को उधार देगा। तो इस प्रकार से बैंक जो होते हैं वो प्रॉफिट प्राप्त करने के उद्देश्य से जो वो कार्य करते हैं, उन बैंकों को हम जो कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसके कौन कौन से कार्य होते हैं। मुख्य रूप से कॉमर्शियल बैंक के जो कार्य है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला कार्य है इसका प्राथमिक कार्य, प्राइमरी फंक्शंस इसको हम बोलेंगे। और दूसरा जो बैंक का कार्य है वो है सेकेंडरी फंक्शंस यानी गौण कार्य। और तीसरे जो बैंक के कार्य हैं उसको हम कहेंगे सामाजिक कार्य, सोशल फंक्शंस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम केवल जो है प्राथमिक कार्यों को डिस्कस करेंगे। प्राथमिक कार्य है उसको मुख्य रूप से 2 ही माने भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन एक और जो कार्य है उसको भी जो है आजकल बैंकों का प्राथमिक कार्य माना जाता है। पहला है जमा स्वीकार करना, दूसरा है ऋण या उधार देना, और तीसरा जो बैंक का कार्य है वो है साख का निर्माण। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं इन सभी को। जमा स्वीकार करना उसके अंदर कौन कौन से का फंक्शन है वो एक बैंक करता है, ऋण या उधार दे है उसके अंदर बैंक कौन कौन से फंक्शन करता है, और साख निर्माण क्या होता है इसको आज आप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जमा स्वीकार करना। प्रत्येक देश के अंदर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन व्यक्तियों की जो आय जो होती है वो उनके एक्सपेंडिचर से अधिक होती है। इसका मतलब उनके पास में बचत होती है। अब वो व्यक्ति जो होते हैं अपनी बचत को जो है बैंकों के अंदर जमा करवाते हैं ताकि उनको जो है ब्याज मिल सके। इस प्रकार बैंक जो होते हैं उन व्यक्तियों से, जिन व्यक्तियों के पास में बचत अधिक होती है, राशि जो है जमा के रूप में स्वीकार करते हैं, और उसके बदले में जो है उनको एक निश्चित ब्याज है वो दिया जाता है। तो बैंक जो होते हैं खातों में जो है अलग अलग शर्तों के ऊपर जो है ऋण जमा स्वीकार करते हैं, और प्रत्येक प्रकार का जो जमा होता है या अलग अलग जो जमा खाता होता है उसके ऊपर जो ब्याज दर है वो भी अलग अलग होती है। तो आइए इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है निश्चितकालीन या सावधि जमा खाता, इसको हम टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। इसमें जो है एक निश्चित समय अवधि के लिए राशि जो जमा करवाई जाती है, यानी आपने आज राशि जमा करवा दी, अगर उसकी अवधि 5 साल है तो आप 5 साल के बाद ही राशि निकलवा सकते हो। अगर उसकी अवधि 10 साल है तो आप 10 साल के बाद राशि निकलवा सकते हो। लेकिन अगर एक व्यक्ति को पहले भी ज़रूरत पड़ जाती है कि बहुत सारे जो इमरजेंसी कार्य होते हैं, जैसे विवाह शादी के लिए ज़रूरत पड़ गई, मकान के लिए ज़रूरत पड़ गई, या कोई बीमारी आ गई उसके लिए जो ज़रूरत पड़ गई, तो एक व्यक्ति राशि निकलवा सकता है। लेकिन उस समय जो है एक व्यक्ति जब राशि निकलवाता है समय अवधि से पहले, तो उसके अंदर बैंक जो होता है वो कुछ कटौती करके राशि वापस देता है। अब कटौती की जो है अलग अलग शर्तें होती है, ये प्रत्येक बैंक की जो है अलग अलग पॉलिसी होती है कि वो कितनी जो है राशि में कटौती करते हैं। कुछ बैंक जो होते हैं वो ब्याज में कटौती करते हैं, कुछ अवस्थाएं ऐसी होती है जिसके अंदर मूल्य में भी कमी कर दी जाती है। तो इस प्रकार एक निश्चित अवधि से पहले पैसा निकलवाया जाता है तो उसका ग्राहक को नुकसान होता है। इसमें ब्याज दर अधिक होती है। अब ब्याज दर अधिक क्यों होती है? क्योंकि एक निश्चित सपोज कि आपने जो है 20 साल के लिए एफडी करवा ली, एफडी आपने 20 साल की करवाई, तो 20 साल से पहले बैंक की निश्चिंत है कि भी कोई भी व्यक्ति 20 साल से पहले पैसे निकलवाने के लिए नहीं आएगा। तो बैंक भी जो पूरी तरह से फ्री होते हैं कि वो उसको जो है लंबे समय तक के लिए आगे ग्राहकों को उधार दे सकते हैं। तो इस प्रकार जो एफडी है, जो समय अवधि जमा है, उसकी अवधि जितनी ज़्यादा होती है ब्याज की दर भी उतनी ही अधिक होती है।
तो एफडी तो आप सभी ने नाम सुना होगा। बहुत बार जो लोग होते हैं कि अपने एफडी करवा दी, विवाह शादी में कई बार लड़कियों के नाम एफडी करवाते हैं। तो उसमें यही सिस्टम होता है कि भी एक निश्चित समय के बाद में उसमें से राशि निकलवाई जा सकती है। अगर पहले निकलवाते हैं तो उसके ऊपर जो कटौती बैंक करता है। दूसरा है चालू या मांग जमा खाता। इसमें बैंक से कोई भी ग्राहक जो होता है एक दिन के अंदर जितनी बार चाहे पैसा निकलवा सकता है और जितनी बार चाहे पैसा जमा करवा सकता है। तो दिन में अधिक बार पैसा जमा करवाने की या निकलवाने की आवश्यकता जो व्यापारियों की होती है। तो व्यापारी लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो करंट अकाउंट रखते हैं और इसके अंदर जो है ज़्यादातर कभी भी बैंक जो है वो ब्याज नहीं देता, क्योंकि बैंक जो होता है इस पैसे को आगे उधार नहीं दे सकता, क्योंकि व्यक्ति जो कभी भी अपना पैसा निकलवाने के लिए आ सकता है, इसलिए बैंक जो उसको आगे उधार नहीं दे सकता। इसलिए बैंक जो होते हैं इसके ऊपर कोई ब्याज नहीं देते, बल्कि अगर एक न्यूनतम राशि से कम राशि बैंक के पास में जमा है खाते में, तो उसके अंदर बैंक जो होता है वो ग्राहक से सेवा शुल्क के रूप में कुछ राशि वसूलता भी है। जैसे करंट अकाउंट की मान लीजिए कर दिया कि भी 20,000 रुपये से कम राशि आप नहीं रख सकते। अगर किसी अकाउंट के अंदर व्यक्ति की राशि 20,000 से कम हो गई तो उस अवस्था के अंदर बैंक जो उससे सर्विस चार्ज लेगा। तो इस प्रकार चालू जमा खाता जो होता है वो एक प्रकार से सुरक्षा के लिए होता है कि भी हम जो बैंक के अंदर पैसा जमा करवा दें, हमारा पैसा सुरक्षित है, क्योंकि एक व्यक्ति ज़्यादा पैसा अपने पास कैश में नहीं रख सकता, उसके चोरी होने या लूटने का डर रहता है। तो इसलिए ये एक प्रकार से जो है सुरक्षित खाता होता है। इसमें राशि जो होती है वो चेक से भी निकलवाई जा सकती है। आगे बचत जमा खाता जिसको हम सेविंग अकाउंट कहते हैं, और ज़्यादातर व्यक्ति जो होते हैं उनके सेविंग अकाउंट भी होते हैं। यह लोगों की जो छोटी छोटी बचतें होती है उनको बढ़ावा देने के लिए होता है। इसके अंदर व्यक्ति जो जितनी बार चाहे राशि जमा करवा सकता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो सावधि जमा खाते से जो है वो ब्याज कम मिलता है और इसमें से व्यक्ति जो पैसा निकलवा भी सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि भी एक निश्चित मात्रा से अधिक अगर एक साथ व्यक्ति पैसा निकलवाना चाहता है, जैसे मान लीजिए कि भी लिमिट है कि 2.5 लाख से अधिक अगर एक व्यक्ति पैसा निकलवाना चाहता है तो उसको बैंक को कम से कम 1 या 2 दिन पहले सूचित करना पड़ता है, ताकि बैंक जो है उस व्यक्ति के लिए जो है पैसे की व्यवस्था करके रखे। अदरवाइज कई बार अगर बैंक में पैसा नहीं होता है तो ग्राहक जाएगा और उसको वहाँ पैसा नहीं मिलेगा, तो एक तो उसका जो है समय खराब होगा, दूसरा जो है वो व्यक्ति समय पर पैसा नहीं ले पाएगा। तो इसलिए बैंक ये कहते हैं कि भी जिनका सेविंग अकाउंट है, अगर उनको अधिक मात्रा में राशि अपने अकाउंट में से निकलवानी है तो पहले ही जो है बैंक को सूचित कर दे एडवांस में, ताकि जिस दिन वो राशि लेने के लिए आए उस समय उनको राशि मिल सके। नेक्स्ट होता है होम सेफ बचत खाता। ये अभी जो है हाल ही में जो ये कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है और इसके पीछे जो विचारधारा वो यही है कि एक व्यक्ति छोटी छोटी बचतों को जमा करवाने के लिए बैंक में नहीं आ सकता, क्योंकि ज़्यादातर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर बैंक जो है लोगों के घरों से काफ़ी दूर होते हैं। तो अगर वो वहाँ पर जाते हैं तो बार बार उनका किराया लगता है, उनका समय खराब होता है। ऐसे में क्या करते हैं वो बचतों को जो है बैंकों में जमा नहीं करवा पाते, इससे बचतों को बढ़ावा नहीं मिलता। तो इसलिए बैंक ने जो है इस समस्या के समाधान के लिए जो है नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है, होम सेफ जो है सेविंग अकाउंट। इसके अंदर जो होता है बैंक एक व्यक्ति के पास, व्यक्ति के घर के अंदर ही जो है गुल्लक छोड़ देता है। अब उस व्यक्ति का अकाउंट खुला हुआ है, होम सेफ अकाउंट है उसका, तो गुल्लक व्यक्ति को दे दिया। अब उस गुल्लक की चाबी जो है वो बैंक के कर्मचारियों के पास में होती है, तो व्यक्ति उसमें पैसे डाल तो सकता है लेकिन निकलवा नहीं सकता। अक्सर होता क्या है कि भी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे घरों में जो गुल्लक होते हैं उनको हम फोड़ करके जो उनमें से पैसे निकाल लेते हैं, लेकिन उस गुल्लक में से पैसे नहीं निकलवाए जा सकते, क्योंकि वो उसकी चाबी जो होती है वो बैंक के पास में होती है। अब एक निश्चित समय के बाद में बैंक के कर्मचारी जो है, एजेंट है, वो उस व्यक्ति के घर पर आते हैं, या व्यक्ति स्वयं भी जो है बैंक के अंदर गुल्लक को लेकर के जा सकता है। तो उसके अंदर जो है फिर पैसे गिनेंगे कितने रुपए हुए। मान लीजिए 1 महीने के अंदर उसके अंदर जो है 730 रुपए हुए, तो वो क्या करेंगे उस व्यक्ति के अकाउंट के अंदर 730 रुपए जमा कर देंगे, और जो एजेंट आएगा वो 730 रुपए बैंक के उसके अकाउंट में जमा करके उसको जो है 730 रुपए की जमा की रसीद दे देगा। तो इस प्रकार ये जो खाता होता है ये जो है काफ़ी हद तक जो छोटी छोटी बचतों को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही अच्छा एक विकल्प है। हाँ, इसके अंदर जो नुकसान वाली बात है वो ये होती है कि इसके ऊपर जो है ब्याज दर होती है वो काफ़ी कम होती है। कम इसलिए होती है
क्योंकि बैंक के जो कर्मचारी है आते हैं तो उनका भी जो है वो व्यय होता है, खर्चा होता है, तो उस खर्चे को निकालने के लिए बैंक जो है इस राशि के ऊपर जो ब्याज कम देता है। तो इस प्रकार होम सेफ बचत खाता है वो जो है छोटी-छोटी बचतों को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद है आवृत्ति जमा खाता। जैसा कि नाम से पता चल रहा है आवृत्ति का मतलब होता है कोई भी चीज़ बार-बार होगी, तो इसके अंदर बार-बार क्या होगी? जमा होगी। तो इसके अंदर एक निश्चित समय अवधि होती है, उस निश्चित समय अवधि के अंदर जो है एक व्यक्ति मासिक रूप से जो है किस्तें जमा करवाता रहता है। जब एक व्यक्ति मासिक रूप से किस्तें जमा करवाएगा, सपोज़ कि 3 साल तक के लिए उसको मासिक जो है ₹200 जमा करवाने हैं, तो व्यक्ति 200-200 रुपये जमा करवाता जाएगा, लेकिन 3 साल से पहले एक व्यक्ति जो है उन पैसों को निकलवा नहीं सकता। अगर एक व्यक्ति समय से पहले पैसे निकलवाता है, तो उसको जो है कटौती करनी पड़ेगी, कटौती जो है उठानी पड़ेगी, तो ऐसे में व्यक्ति को जो है नुकसान होता है। तो ये जो है एक प्रकार से एफडी के समान ही होता है, लेकिन एफडी के अंदर क्या होता है एक साथ सारी राशि जमा करवाई जाती है, लेकिन आवृत्ति जमा खाते के अंदर समय तो निश्चित है, निश्चित समय तक के लिए राशि जमा रखनी पड़ेगी, लेकिन इसके अंदर जो है धीरे-धीरे करके जो है किस्तों के अंदर जो है राशि को जमा करवाया जा सकता है और इस अकाउंट पर जो है वो सावधि खाते से जो है ब्याज भी है वो कम मिलता है। इसके बाद दूसरा जो बैंक का कार्य है वो है ऋण देना। बैंक जो होता है वो जो जमा के रूप में राशि स्वीकार करता है उसके ऊपर ब्याज देता है। अब अगर बैंक उस राशि को आगे नहीं देगा उधार, तो बैंक को क्योंकि ग्राहकों को तो ब्याज देना पड़ेगा जिन्होंने जमा करवा रखी है, तो बैंक वो पैसा कहाँ से लाएगा? दूसरा बैंक के कर्मचारियों का व्यय होता है, अन्य एक्सपेंडिचर होते हैं, वो भी बैंक को निकालना होता है। तो इन सब के लिए बैंक जो होता है वो क्या करता है, जो व्यक्ति बैंक से उधार लेना चाहते हैं उन व्यक्तियों को जो वो ऋण देता है। अब ये जो ऋण होता है इसी के आधार पर जो है बैंक का लाभ निर्धारित होता है, तो जो बैंक जितना ज़्यादा लोन देगा उसके लिए प्रॉफिट बढ़ने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन 2 बातें मुख्य रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि बैंक एक तो ऋण देता है वो हमेशा उत्पादक कार्य के लिए देता है, कि कोई भी व्यक्ति लोन लेगा उस लोन लेकर के कोई ना कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी में उसको लगाएगा, ताकि व्यक्ति की जो है इनकम होगी और उस इनकम से जो है व्यक्ति जो है बैंक का लोन वापिस कर सकता है। दूसरा, बैंक जो होते हैं वो हमेशा सुरक्षित ऋण देते हैं। सुरक्षित ऋण वो ऋण होते हैं जिसके अंदर जो ऋण दिया जाता है वो किसी न किसी सिक्योरिटी के आधार पर दिया जाएगा। कोई ज़मानत की राशि ज़मानत होगी, वो ज़मीन हो सकती है, वो गहने हो सकते हैं, वो आपकी कोई और जो है स्टॉक हो सकता है, शेयर, बॉन्ड्स, कोई भी जो आपकी सिक्योरिटी है उसके आधार पर ऋण दिया जाएगा। और जो सिक्योरिटी का मूल्य होता है उसके तुलना में ऋण की राशि कम होती है, ताकि अगर कोई कल को ऋण वापस नहीं करता है तो बैंक जो होता है उस सिक्योरिटी से अपने ऋण की वसूली कर सकता है। तो बैंक जो होते हैं वो अनेक प्रकार के ऋण देते हैं जिनका वर्णन हम आगे देखेंगे। पहला, नगद साख। इसमें जमानत की जो कोई भी उसके आधार के ऊपर जो है ऋणी व्यक्ति को एक निश्चित मात्रा में ऋण दे दिया जाएगा। अब जितना उसको ऋण दिया गया है उतनी राशि जो है ऋणी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो अब एक व्यक्ति जो होता है उतने के बराबर राशि निकलवाने के लिए हकदार हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी जो महत्वपूर्ण है वो नगद साख अकाउंट में ये है कि इसके अंदर एक व्यक्ति चाहे लोन की राशि कितनी भी स्वीकृत हो, लेकिन ब्याज उतनी ही राशि के ऊपर लगेगा जितनी एक व्यक्ति ने वास्तव में निकलवाई है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 करोड़ का ऋण लिया। अब उसने जो उस 1 करोड़ में से केवल 70 लाख रुपए जो है निकलवाए, उसको 70 लाख रुपए की जरूरत थी। अब उसके बाद में देखिए कि उसको जो ब्याज देना पड़ेगा वो केवल 70 लाख रुपए पर ही देना पड़ेगा, बाकी का जो 30 लाख रुपए उसके ऊपर उसको कोई ब्याज नहीं देना। अब नेक्स्ट में आप देखिए कि उस व्यक्ति ने 70 लाख निकलवाए थे, उसमें से 30 लाख रुपए वापस जमा करवा दिए। अब उसको कितने रुपए पर ब्याज देना पड़ेगा? केवल 40 लाख रुपए पर उसको ब्याज देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से नगद साख अकाउंट का ये फायदा होता है कि इसके अंदर ऋण चाहे आपने जितने मर्जी का लिया हो, आपको केवल उतनी ही राशि के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा जितनी राशि आप अपने लोन अकाउंट में से निकलवाते हो, और अगर आपने एक भी राशि पैसा नहीं निकलवाया तो आपको कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऋण और अग्रिम। इसके अंदर जितना भी ऋण स्वीकृत होता है उस सारे ऋण के ऊपर उसी दिन से ब्याज लगना शुरू हो जाता है जिस दिन आपका लोन सैंक्शन होता है।
पीछे वाले जो नगद साख था उसमें मैंने देखा था कि भी केवल हम पैसे निकलवाएंगे तो ही ब्याज लगेगा। इसके अंदर आप पैसा निकलवाओ या ना निकलवाओ, जिस दिन आपका लोन सैंक्शन हो गया उसी दिन से पूरी की पूरी राशि के ऊपर जो है ब्याज लगना शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर ये जो होता है, एक व्यक्ति जो लोन लेगा उसे पूरी की पूरी राशि के ऊपर जब तक वो ऋण का भुगतान नहीं करता है पूरे के पूरे ऋण का, तब तक उसको जो है ऋण देना जो वो ब्याज देना पड़ेगा। ओवरड्राफ्ट, यह सुविधा जो होती है केवल उन्हीं ग्राहकों को मिलती है जिन ग्राहकों का करंट अकाउंट होता है, और इसमें जो बैंक ये देखता है कि भी कोई भी ग्राहक है वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसका व्यवहार बैंक के साथ में अच्छा है, लेन देन सही तरीके से चल रहा है, तो उन जो है खाता धारकों को बैंक जो होता है ओवरड्राफ्ट की सुविधा देता है। अब हम ये समझते हैं कि भी ओवरड्राफ्ट होता क्या है। कोई भी व्यक्ति जो होता है उसके अकाउंट के अंदर जितनी राशि जमा होती है, अमूमन हम केवल उतनी राशि निकलवा सकते हैं, लेकिन ओवरड्राफ्ट की सुविधा के अंदर बैंक जो होता है एक ग्राहक को ये सुविधा देता है कि भी आपके खाते के अंदर जितनी राशि जमा है आप उससे भी थोड़ी अधिक राशि जो है वो आवश्यकता पड़ने पर बैंक से निकलवा सकते हो। तो जमा राशि से अधिक राशि जो निकलवाने की सुविधा होती है उसी को हम जो ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि आपके खाते में 2 लाख रुपए है और आप जो है बैंक के उसी अकाउंट में से 2,50,000 रुपये निकलवा सकते हो, यानी बैंक ने आपको जब 50,000 रुपये अधिक निकलवाने की परमिशन दे दी तो ये 50,000 रुपये जो है वो है आपका ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। नेक्स्ट है विनिमय पत्रों की कटौती करना। यह भी जो ऋण देने का एक तरीका होता है। इसके अंदर बैंक जो होता है जिन ग्राहकों के पास में विनिमय पत्र होते हैं वो उन पत्रों की अवधि पूरी होने से पहले अगर व्यक्ति को जरूरत पड़ गई, क्योंकि आपने जो भी विनिमय पत्र खरीदा है उसके ऊपर आपको जो एक निश्चित ब्याज राशि मिलती है, और निश्चित ब्याज राशि जो होती है वो एक निश्चित अवधि के बाद ही आपको मिलेगी। जैसे मान लीजिए आपने एक ऋण पत्र खरीदा, जो वो 10 लाख रुपए का ऋण पत्र खरीदा, और उसके ऊपर आपको जो है 3 साल के बाद में जो है 20,000 रुपये ब्याज मिलना है। तो 3 साल के बाद आपको ब्याज मिलेगा। तो आपको पहले पैसे की जरूरत पड़ गई तो बैंक क्या करेगा, उस ऋण की उस जो आपका विनिमय पत्र है उसकी राशि में कटौती कर देगा। यानी आपको 10 लाख रुपए का ऋण पत्र, आपको 10 लाख रुपये बाकी का जो समय है उस अवधि के अंदर आपको जो ब्याज मिलना है उस ब्याज की जो है वो कटौती कर देगा, यानी आपको उतना ब्याज वो नहीं देगा। अब 3 साल के बाद जब आपका विनिमय पत्र जो है मैच्योर हो गया उसके बाद बैंक क्या करेगा, उसका जितना ब्याज बनता है बैंक जो है जो आपसे ब्याज कितना लेगा, जो बाजार में बैंक रेट चल रहा है, तो बाजार में जो ब्याज की दर चल रही है उस ब्याज की दर के ऊपर जितना बैंक का पैसा मिलता है वो बैंक जो है उतना पैसा आपका अपना काट करके बाकी जो अमाउंट बचती है उस अमाउंट को जो आपको दे देगा। इसको अपन थोड़ा सा और बारीकी से समझते हैं, साधारण तरीके से समझते हैं कि आपने जो है वो 10 लाख रुपए का जो है विनिमय पत्र आपके पास में था, आपको अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई तो बैंक क्या करेगा, आपको कहेगा कि भैया जी 9 लाख रुपए आप ले जाइए। 9 लाख रुपए आपको दे दिए। उसके बाद में बैंक क्या करेगा कि भी 3 साल के बाद में जो है जब उसकी मैच्योरिटी हो गई तो उसके बाद बैंक को 10,20,000 रुपये मिल जाएंगे। अब 10,20,000 रुपये बैंक को मिल गए तो बैंक का मान लीजिए कि भी 30,000 रुपये ब्याज है। अगर बैंक का ब्याज 30,000 रुपये है तो बैंक क्या करेगा, 30,000 रुपये अपने रख लेगा और बाकी आपको 9 लाख पहले दे दिए थे, 90,000 रुपये और दे देगा। और इस प्रकार से बैंक ने जो आपको आवश्यकता पड़ने पर ऋण भी दे दिया, बैंक को अपना ब्याज भी मिल गया। इस प्रकार विनिमय पत्रों की कटौती के आधार पर भी बैंक जो होते हैं वो ऋण देते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना, बैंक जो होते हैं वो सरकार के को ऋण देने के लिए सरकार के द्वारा जो सिक्योरिटीज जारी की जाती है उनको खरीद लेते हैं, और इन सिक्योरिटीज के ऊपर जो है सरकार के द्वारा बैंकों को एक निश्चित ब्याज भी दिया जाता है। तो इस प्रकार से बैंक जो होते हैं सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करके भी ऋण देते हैं, और ये ऋण जो होता है केवल सरकार को ही दिया जाता है, और ये जो ऋण होते हैं वो सबसे सुरक्षित ऋण माने जाते हैं, इसलिए इनके ऊपर जो है ब्याज की दर है वो भी कम होती है। तो इस प्रकार से ये जो थे बैंक के जो है ऋण देने का जो कार्य है वो थे कि कौन कौन से प्रकार के ऋण देते हैं, इनमें कौन कौन सा सिस्टम होता है। आगे होता है साख निर्माण। साख निर्माण भी बैंक का प्रमुख कार्य है। अब हम देखते हैं साख निर्माण होता क्या है। इस टॉपिक को हम जो है आगे की वीडियोज़ के अंदर जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, साख निर्माण क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है। तो इसके अंदर जो होता है बैंक के पास में जो प्राथमिक जमा होती है
उस प्राथमिक जमा की एक निश्चित राशि अपने पास में रख करके, जो कि नियमानुसार उसको रखनी होती है, बाकी राशि को जो बैंक आगे उधार देते चले जाते हैं। तो जब एक बैंक अपनी प्राथमिक जमा से कई गुना ज़्यादा आगे उधार दे देता है, तो उस प्रक्रिया को हम जो शाख निर्माण कहते हैं। तो शाख निर्माण होता है वो भी बैंक का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य होता है। इससे बैंक जो होता है अपने पास जमा से कई गुना ज़्यादा जो आगे बाजार में उधार दे सकता है। तो इसके साथ हमारा जो ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।